नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट 1 देख चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। इसमें 100 प्रश्न दिया हो रहता है और सारे प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध में निकटतम समानता रखता है? गजल, कविता, और कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सी, किंवदंती, कहानी। जिस प्रकार गजल कविता का एक रूप है, उसी प्रकार किंवदंती जो है कहानी का एक रूप होता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अलग विकल्प चित्र को पहचानिए। यहाँ पर अगर गौर से देखते हैं तो इसमें एक त्रिभुज लगा हुआ है, तीर के निशान है, और यहाँ पर एक सर्किल है। इन दोनों के बीच में जो है 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ भी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, जिसमें एक जो है तीर जैसा निशान है, एक गोल है। यहाँ भी क्या है, 90 डिग्री का जो है वो कोण बन रहा है। एक यहाँ पर गोल है, एक तीर जैसा है। इसमें 90 डिग्री का बन रहा है, तो क्या है, दोनों जो है वो तीर जैसा निशान है। इसलिए जो सबसे डिफरेंस हो गया वो कौन सा हो गया? बी हो गया। क्या हो गया? बी हो गया। तीसरा प्रश्न है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है। सविता कह रही है एक फोटोग्राफ के तरफ इशारा करके, क्या है, इसके तरफ इशारा करके कि वह मेरे दादा, सविता के जो है क्या है, दादा, दादा के एकमात्र बेटे, दादा के एकमात्र बेटे का क्या है, बेटा है। मेरे दादा के एकमात्र बेटे के क्या है, बेटा है। तो फोटोग्राफ वाला पुरुष सविता से क्या है, सविता से किस प्रकार संबंधित है? तो किस प्रकार हो सकते हैं? तो ये भाई हो सकते, क्या है, भाई हो सकते, क्योंकि जो फोटोग्राफ में है वो भी ये दादा लगे और सविता के भी ये दादा लगे। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? भाई ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन एवं निष्कर्ष का है। रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। ये क्या है? कथन है। यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। दूसरा निष्कर्ष में, यदि हर रोज एक नारंगी खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ निष्कर्ष एक सहमत हो रहा है, क्योंकि जो कथन में सिर्फ सेब के बारे में कहा जा रहा है, नारंगी के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा रहा है। अगला है निम्नलिखित के क्रम में अगली संख्या को पहचाने। अगली संख्या यहाँ पर क्या है? 2 है, 5 है, 10 है, 17 है। उसके बाद क्या होगा? 2 से 5 जो है +3 है, 5 से 10 +5 गया, 10 से 17 +7 गया। अब क्या होगा? तो +11 होगा, ना कि 9 होगा। यहाँ पर अगर 9 करते हैं तो 17 9 क्या हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। 23 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 17 और 11। तो 17 और 11 हो जाएगा 8 2 28। आंसर बी हो जाएगा। 11 क्यों होगा? क्योंकि 3 5 और 7 ये सभी जो है वो अभाज्य संख्या है, उसे बढ़ते हुए क्रम में करके उसे जोड़ा गया है। तो अभाज्य संख्या को लेना है, न कि ऑड संख्या को लेना है, विषम संख्या को। यदि किसी कोड को इस तरह को ऐसे लिखा जाता है, उसी कोड को सिंगर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आइए लिखते हैं CHORUS। इसे लिखा गया है PIDTVS लिखा गया है। अगर देखते हैं ये, तो C से क्या किया गया है? C से अगर हम +1 करते हैं तो यहाँ पर क्या आ रहा है? D आ रहा है। +1 करते हैं तो D आ रहा है, और O को +1 करते हैं तो क्या हो रहा है? P, और H को +1 करते हैं तो I। यानी आड़े तिरछे किया गया है, लेकिन +1 करके। उसी तरह R के +1 जो करेंगे तो S होगा, S के +1 करेंगे तो T होगा, U के +1 करेंगे तो B होगा। तो हमें उसी तरह लिख देना है किसका? सिंगर के, SINGER है। S का अगर +1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा T, N का करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? N का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा O, क्या है? O, और I के करेंगे तो हो जाएगा J, यानी OJT। तो हमारा तो 2 में ऑप्शन आ रहा है। चलिए अगला देख लेते हैं। R का जो है +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। अब S जो है किसमें है? तो D में है। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो कौन सा? छठा के D होगा। ऐसे S होगा, यहाँ पर E के +1 करेंगे तो F होगा, और G के +1 करेंगे तो ये H होगा। तो हमारा आंसर आ गया D। 7वें नंबर प्रश्न देखते हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो कि तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। शर्ट, पैंट, तो ताले, और उसके बाद क्या हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे चाबी।
जिस प्रकार शर्ट पैंट संपूरक युग्म है, उसी प्रकार ताला और चाबी जो है वो संपूरक युग्म है। एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधि के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? एटीएम बूथ, और इसका आंसर हो जाएगा सी, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं एटीएम बूथ। एटीएम बूथ आर्थिक गतिविधि के तृतीयक क्षेत्र के अंत है। विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और इत्यादि। द्वितीय क्षेत्र के विनिर्माण शामिल में जहां है, वहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। द्वितीय क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और एक है तृतीय क्षेत्र में सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं को उत्पादन शामिल है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सेवाएं इत्यादि। तो एटीएम जो है वो क्या है? बैंकिंग में आते हैं, तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी? भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायना पुंडोले। क्या है? डायना पुंडोले जो है वो पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी। हिमा दास पहली भारतीय महिला एथलीट है जिन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीती है। क्या है? जीती है। और असम राज्य की हिमा दास को डिंग एक्सप्रेस उपनाम भी दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। टील कार्बन क्या है जो हाल ही में खबरों में था? टील कार्बन, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गैर ज्वारीय मीठे पानी के आर्द्रभूमि में संग्रहित कार्बन। टील कार्बन एक गैर ज्वारीय मीठे पानी के आर्द्रभूमि में संग्रहित कार्बन है। टील कार्बन गैर ज्वारीय मीठे पानी के आर्द्रभूमि में संग्रहित कार्बन को संदर्भित करता है जिसमें वनस्पति, माइक्रोबियल, बायोमास और घुले हुए कनिक कार्बनिक पदार्थ शामिल है। यह ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन सा? टील कार्बन। नेक्स्ट है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अमित शाह को चुना गया। सितंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष जो है वो चुना गया। राजभाषा आयोग का पहला जो अध्यक्ष थे वो बाल गंगाधर खेर बने थे। बाल गंगाधर खेर बने थे। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, होन्शु द्वीप। क्या है? होन्शु द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। और क्यूशुक सबसे दक्षिणी जापान में स्थित महत्वपूर्ण जो है वो द्वीप है। जापान अपने देश को निप्पॉन कहते हैं। क्या है? निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब जो होता है वो सूर्योदय है। और जापान की राजधानी जो टोक्यो है, वो टोक्यो कौन सा द्वीप पे स्थित है? तो वो होन्शु द्वीप पे स्थित है। क्या है? होन्शु द्वीप पे स्थित है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष है। क्या है? 25 वर्ष। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता से संबंधित है। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम कितनी है? अगर राज्यसभा की बात किया जाए तो न्यूनतम 30 वर्ष है। लोकसभा की 25 वर्ष है। क्या है? 25 वर्ष है। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है। और वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अभी 245 है। क्या है? 245 है वर्तमान में। और लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, और अभी जो है वो 543 है। वर्तमान में जो है ये दोनों क्या है? वो वर्तमान में है। क्या है? वर्तमान में जो वर्तमान में है वो है 245 और 543। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात क्या है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाएं? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1919 है। क्या है? 1919 है। कितना? जनसंख्या 0 से 6 वर्ष आयु की। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले अगर 5 राज्य की बात करते हैं घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में कितना है? तो ये है 972 सबसे ज्यादा। उसके बाद जो है वो मिजोरम में है। कितना है? 970। मेघालय में कितना है? तो मेघालय में 970 है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में 969 है। और केरल की बात करते हैं तो केरल में है 964 है। क्या है? 964 है।
देश की लिंगानुपात 2001 जनगणना के अनुसार 933 महिलाओं से बढ़कर 2011 जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों में 943 हो गया था, यानी 10 की बढ़ोतरी हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ और 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्यों के बीच 36 रुपया का अंतर है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। यानी कह रहा है कि 20% तथा 12% के एकल समतुल्य छूट पहले निकाल लेंगे। क्या है, किसी वस्तु के 32% के छूट के साथ और 20 और 12 के दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्य के बीच के अंतर कितना है, 36 है। तो पहले हमें क्या करना होगा, 20 और 12% का जो है वो एकल समतुल्य छूट निकाल लेना होगा। क्या होगा, एकल समतुल्य छूट निकाल लेना होगा। तो ये हो जाएगा 20 + 12 माइनस 20 गुना 12/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 32 माइनस 2.4 बराबर 29.6% हो जाएगा। अब माना कि अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य यहाँ पर मान लेते हैं, अंकित मूल्य जो है वो x है। और x गुना 32 माइनस 29.6/100 बराबर 36 है। क्यों है, क्योंकि दोनों का जो अंतर है वो 36 है। तो x बराबर जो हो जाएगा 3600/2.4 बराबर हो जाएगा 1500। क्या है, 1500। तो यही हमारा जो है आंसर आ गया। कितना आ गया, 1500 आ गया। 3.1/7 प्लस 4.3/7 प्लस 7/6 को एक पूर्णांक संख्या बनाने के लिए इसमें से कितना जो है वो घटाना होगा। क्या होगा, कितना घटाना होगा। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है पहले उससे करते हैं। 3.1/7 इसे लिख सकते हैं 3 + 4 प्लस 4/7 प्लस 7/6। क्या है, 1/7 प्लस 3/4 को बाहर निकाल दिए हैं और ये प्लस में कर दिए हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 4/7 प्लस 7/6। इसे और लिख सकते हैं 7 प्लस क्या हो जाएगा 24 प्लस 49/42, यानी हो जाएगा 7 + 1 प्लस 31 बटा क्या हो जाएगा 42। क्या हो जाएगा 31/42 हो जाएगा। फिर इसे लिख सकते हैं कितना, 8 + 31/42 रहते हैं। तो कह रहा है एक पूर्णांक संख्या बनाने के लिए उसमें से कितना घटाना होगा। तो 31/42 अगर घटा देंगे तो पूर्णांक जो हमारा है वो 8 आ जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो साइकिलों के मूल्यों के बीच अनुपात 7:8 था। 2 वर्ष बाद जब पहली साइकिल के मूल्य में 30% और दूसरी साइकिल के मूल्य में 1500 की वृद्धि होती है तो उनके मूल्यों के बीच का अनुपात 15:16 हो जाता है। दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य कितना था। तो सबसे पहले क्या है, पहली साइकिल और दूसरी साइकिल के जो दिया हुआ है मूल्य उसे निकालते हैं। पहला साइकिल और ये दूसरा साइकिल, क्या है दूसरा साइकिल, और कितना कितना है मूल्य है, तो मूल्य है 7:8 में है। यानी इसे 7x लिख सकते हैं और इसे 8x लिख सकते हैं। अब कह रहा है प्रश्न से, क्या है, प्रश्न से कह रहा है कि 7x वाले में क्या है, मूल्य का वृद्धि हुआ है 30%, यानी 130/100 हो जा रहा है। और जिसमें 8x है उसमें वृद्धि हो रहा है कितना का, 1500 के। तब मूल्यों का अनुपात जो हो रहा है 15/16 हो जा रहा है। हमारे पास आ गया। अब यहाँ से सिर्फ हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। क्या है, x का मान निकालना है। तो पहले इसे सॉल्यूशन करते हैं। 7x गुना 13 ये कट गया 13/10 गुना 16, ये नीचे 16 जो इस साइड में है ऊपर चला गया 16 बराबर हो जाएगा 15 गुना 8x प्लस 1500। क्या है 1500। इसे और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 145.6x बराबर 120x प्लस 22,500 हो जाएगा। तो 25.6x बराबर 22,500 हो जाएगा। तो x बराबर जो आ जाएगा 878.90625 हो जाएगा। तो दूसरा साइकिल का पूछ रहा है, क्या है दूसरा साइकिल का मूल्य, तो कितना है, तो 8x है। बस x का मान आया 8 गुना 878.9062। जब इसे करिएगा कैलकुलेट तो आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा C 7031.25 7031 जो है 25 आ जाएगा। चलिए, एक सुबह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 397, 435 और 541 को भाग देने पर क्रमशः जो है 6, 10 और 14 शेषफल प्राप्त होते हैं।
3x प्लस 4 का मान कितना होगा। यानी कह रहा है कि x कोई सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले जब जिससे डिविजेबल है और जितना शेष है वो घटा देते हैं। 397 माइनस 6 हो जाएगा 391। 435 माइनस 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 425। 541 माइनस 14 हो जाएगा 527 हो जाएगा। अब इन तीनों को जो है क्या ले लेना है, एचसीएफ ले लेना है। इन तीनों के जब एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ जो आ जाएगा वो 17 आ जाएगा। वही 17 जो है वो क्या है, एक्स का मान आ रहा है। क्या है, वही 17 जो है वो एक्स के मान आ रहा है। फिर कह क्या रहा है कि 3x प्लस 4 का मान क्या होगा, तो 3 गुना 17 प्लस 4, यानी ये हो जाएगा कितना, 17 कामन 4 कितना होगा, 55। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा 55। अगला है 48 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक अन्य रेलगाड़ी बाई को पूरी तरह पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी बाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई से जो है वो दुगनी है, एक्स की लंबाई से दुगनी है। रेलगाड़ी बाई एक पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले देखना कि ये अगर ट्रेन है, क्या है, ये ट्रेन है एक्स है जिसकी, और इधर से कोई ट्रेन आ रहा है वो क्या है, बाई। ये इधर से जो ट्रेन आ रही है वो है बाई, और 122 को पार करने में जो समय लगेगा वो कितना होगा, इसका लेंथ भी जुटेगा और इसका भी लेंथ, दोनों को जुटेगा। और सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल जो हो जाएगा वो दोनों को जुट जाएगा। 58 प्लस 50 मतलब 108 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चल रहा है। और 108 को क्या है मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं, तो 5/18 से गुना करते हैं, ये हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जो हो जाएगा पार करने में उसे कितना लग रहा है, 16 सेकंड में लग रहा है। तो 30 से गुना 16 कर देंगे तो लंबाई आ जाएगा ना, क्योंकि 30 मीटर पर सेकंड, एक जो है सेकंड में 30 मीटर जाता है, तो 16 सेकंड में 30 गुना 16, तो ये हो जाएगा 16 48, 480 मीटर हो जाएगा। अब रेलगाड़ी दोनों की जो है लंबाई आ गया कितना, 480 मीटर। अब माना कि रेलगाड़ी एक्स की लंबाई जो है, एक्स की लंबाई प्लस रेलगाड़ी बाई की जो लंबाई का 2x है, क्या है, 2x है। x प्लस 2x बराबर कितना है, 480। 2x जो है वो किसका है, 2x है जो बाई का है, और ये हुआ x का। तो x प्लस बाई 480 है, x प्लस 2x बराबर 480, यानी 3x बराबर जो हो जाएगा 480। x का मान जो हो जाएगा 480/3, यानी 160 160 मीटर, क्या है, 160 मीटर। अब कह रहा है बाई एक पुल को 54 सेकंड में पार कर जाती है, 54 सेकंड में पार कर जाती है, और बाई का जो स्पीड है वो कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर है, क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो रेलगाड़ी बाई की चाल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, बाई की चाल मीटर में बदल देते हैं, 50 गुना 5/18, इसको मीटर पर सेकंड में तो 125/9 मीटर पर सेकंड है। अब रेलगाड़ी बाई की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों अगर जोड़ेंगे तो कितने, 54 सेकंड में पार कर रहा है। यहाँ आगे सोल्व करते हैं। रेलगाड़ी की बाई की लंबाई प्लस पुल की जो है वो लंबाई, पुल की लंबाई बराबर हो जाएगा 125/9 गुना 54, और बाई की लंबाई जो आ गया कितना, 160 160 2x है, तो ये 16 32 320 मीटर। अब प्लस पुल की लंबाई बराबर हो जाएगा, ये 9 और 54 से इसे काटेंगे तो कितना होगा, 9 5 45, 9 6 54, 6 और 25 कितना हो गया, ये हो गया 750 हो गया। तो पुल की लंबाई जो आ जाएगा कितना हो जाएगा, 750 माइनस 320, क्या है, 750 माइनस 320, आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 430 का। तो ये हमारा हो जाएगा बी आंसर, क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर प्रश्न चलते हैं। एक किसी काम के 33.1/3% भाग को 10 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को 66.2/3% भाग को 8 दिनों में कर सकता है। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिनों तक काम किया। शेष काम को सी ने अकेले 3 दिनों में पूरा कर दिया। ए और सी एक साथ मिलकर मूल काम के 5/6 भाग को कितने दिनों में जो है वो पूरा करेगा। तो सबसे पहले 33.1/3% को 1/3 लिख सकते हैं, 66.2/3% को 2/3 लिख सकते हैं। अब ए
ए द्वारा जो है संपूर्ण कार्य करने में लगा समय 3 गुना 10 बराबर कितना हो गया 30 दिन, क्या है 30 दिन लगा। और बी द्वारा क्या है, बी द्वारा संपूर्ण कार्य करने में लगा 8 गुना 3/2, यह हो गया 12 दिन, क्या है 12 दिन लगा। अब 12 और 30 जो है आ गया, दोनों का अगर एलसीएम देखा जाए, ए का क्या हो गया 30, बी का क्या हो गया 12, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। एक का क्षमता 2 है, एक की क्षमता जो है वो 5 है, क्या है 5 है। अब क्या कह रहा है, कार्य कितना आ गया, कार्य 60 है। प्रश्न से कह रहा है कि 8 गुना ए प्लस बी अब प्लस 3 गुना सी बराबर 60 होना चाहिए। तो ये तो 8 हुआ, ए प्लस बी कितना हुआ 5 प्लस 2 क्या हुआ 7, 7 अब प्लस 3c इक्वल टू 7, 8 सत्ते क्या है 8 सत्ते जो हो गया 56, क्या है 8 सत्ते 56। तो 3c बराबर जो हो जाएगा 60 माइनस 56 बराबर 4, तो c बराबर आ जाएगा 4/3 क्षमता। c का क्षमता जो आ जाएगा 4/3। अब क्षमता तो निकल गया, a प्लस सी द्वारा 5/6 काम करने में लगा है, तो समय जो लगेगा समय बराबर जो हो जाएगा 60 गुना 5/6/2 प्लस 4/3, यानी हो जाएगा 60 गुना 5/6/10/3, यानी 50 प्लस 3 जो हो जाएगा वो कितना 10 हो जाएगा, आ जाएगा 15 दिन, क्या आ जाएगा 15 दिन। ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया कि 60 गुना 5/6 कह रहा है, 5/6 काम कौन मिलके, ए प्लस सी मिलके, ए का जो कार्य का क्षमता है 2 है और सी का कितना है वो है 4/3, यही किया गया था। 60 गुना 5/6/2 प्लस 4/3 किया गया, क्योंकि सी के हमारा जो है क्षमता आ चुका था, तो आंसर आ गया 15 दिन। अगला प्रश्न है कि स्थिर जल में एक नाव की चाल 50 किलोमीटर पर घंटा है। इस नाव को प्रवाह की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगता है उससे 25% अधिक समय स्थिर जल में उतनी ही दूरी को तय करने में लगता है। धारा की चाल जो है वो कितनी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। माना कि धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल जो है वो कितना है x किलोमीटर बराबर है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर कितना हो जाएगा, नाव की चाल बराबर हो जाएगा 50 प्लस x जो है किलोमीटर बराबर हो जाएगा। और धारा की दिशा में जाने में लगा समय बराबर क्या है 1 घंटा, और शांत जल में दूरी तय करने में लगा समय 1.25 घंटा, क्योंकि 25% अधिक समय जो है, अधिक समय स्थिर जल से में उतनी ही दूरी तय करने में लगता है। तो प्रश्न से कह रहा है कि x प्लस 50 गुना 1 बराबर हो जाएगा 50 गुना 1.25, क्या है 1.25। यहाँ से निकल जाएगा x प्लस 50, क्या है x प्लस 50 बराबर 62.5, तो x बराबर आ जाएगा 12.5 किलोमीटर बराबर, क्या है 12.5 किलोमीटर बराबर। बस यहाँ देखना है कि कौन सा जो है वो धारा की चाल में कितना है, धारा की दिशा में नाव में चाल कितनी है, तो ये अच्छे से देखिएगा प्रश्न में तो साफ साफ पता चल जाता है। आंसर आ जाएगा डी 12.5। यदि 144/0.144 बराबर 114.4/x है तो x का मान क्या हो जाएगा। x का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14.4 गुना 0.144 बटा 144, क्या है 144। बस इसे सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.0144 आ जाएगा, क्या है 4। अब सबसे दशमलव हटा दीजिए, नीचे मान लिया कि 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 शून्य हो गया, सब एक दूसरे का दशमलव हट गया तो 144 कट जाएगा। अब इस पे क्या है 4 शून्य दे देना है, तो यही आ गया 4410, उसके बाद दशमलव है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 22 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में SMPS का पूरा नाम क्या है। SMPS का पूरा नाम क्या है, तो SMPS का जो पूरा नाम है वो क्या है, स्विचड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, क्या है पावर सप्लाई। SMPS एक प्रकार का विद्युत आपूर्ति है जो विद्युत शक्ति को एक रूप से दूसरे रूप में कुशलता पूर्वक परिवर्तित करती है। सामान्यतः यह AC को DC में रूपांतरित करता है।
इसका आंसर हो जाएगा 23 के सी हो जाएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ नेविगेट और इंटरेक्ट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, माउस को क्या है, माउस को किया जाता है। माउस महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। इसके सहायता से किसी स्थान को इंगित करने के लिए स्क्रीन पर कर्सर ले जाते हैं। स्क्रीन के ऑब्जेक्ट स्थानांतरित करने में सहायता होता है। वेब पेजों पर नेविगेट करने के लिए स्क्रॉल व्हील का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर को डेटा या निर्देश भेजने में करते हैं। विकल्प के विंडो को खोलने के लिए दायां क्लिक करने पे भी होता है। 1961 में डगलस एंजलबर्ट ने माउस की खोज की थी। माउस की जो खोज हुआ था वो कब हुआ था? तो 1961 में। और किसके द्वारा? तो ये है डगलस एंजलबर्ट के द्वारा खोज किया गया था माउस के। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में HTTP या HTTP// भाग क्या निर्दिष्ट करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल। क्या है? संसाधन तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल। और HTTPS में एस का जो अर्थ होता है, कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है, उसका मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? उसका मतलब होता है सिक्योर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, उस शब्द का चयन करें जो शेष 3 विकल्पों से अलग है। बिल्ली, कुत्ता, मगरमच्छ, लोमड़ी। सही जवाब हो जाएगा सी, मगरमच्छ। मगरमच्छ को छोड़कर अन्य सभी स्तनपायी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि मगरमच्छ जो है एक सरीसृप है। 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स जो है दाहिनी ओर मुड़ गया और आगे 3 किलोमीटर चला। यहाँ से अगर मान लिया कि हम आरंभ करते हैं, 4 किलोमीटर जो है वो चलने के बाद वो किधर मुड़ गया? तो वो दाहिने ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। ये 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा। क्या है? बाईं ओर मुड़ा और आगे 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा है। किधर? उत्तर की ओर बढ़ रहा है। तो उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की थी? तो वो यात्रा शुरू किया था, वो हो जाएगा 27 का ए, उत्तर की ओर ही। क्योंकि उत्तर चलना शुरू किया, फिर पूरा मुड़ा, फिर उत्तर हुआ। और प्रश्न में कह रहा जो आखिरी में चल रहा है वो उत्तर की ओर बढ़ रहा था। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि P परसेंटेज Q का अर्थ है कि P Q का जो है भाई है, P जो है Q का अर्थ जो है P Q की माँ है, P स्टार Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, तो निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि C F की माँ के भाई का पुत्र है? यानी C जो है वो पुरुष में आना होना है। C का जो हमारा जेंडर है वो क्या है? मेल है। क्या? मेल है। तो यहाँ पर हो सकता है ये मेल का कंडीशन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। P जो है Q का भाई एक आ रहा है। अब P जो है वो Q की माँ है, तो ये तो नहीं आ रहा है, ये वाला हमारा नहीं हो रहा है। का अर्थ है P Q का ये भी आ रहा है, ये हमारा आ रहा है। 2 गो जो है मेल का कंडीशन आ रहा है, तो C जो होगा या तो परसेंटेज में होगा या हैशटैग में हो। तो हमारा जो है ये चारों में जो है ऑप्शन एक जैसा है। तो अब हमें क्या करना है कि डायग्राम बनाना है, जैसा जैसा प्रश्न में कह रहा है, किसी एक ऑप्शन के अनुसार सोच के करना है। तो मान लिया कि अगर हम सी को ऑप्शन लेते हैं और कहते हैं कि सी जो है स्टार डी है, यानी क्या है? सी जो है वो डी का पुत्र है। तो सी जो है वो डी का पुत्र है। ये डी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा और ये पुत्र हो जाएगा। डी परसेंटेज ई का मतलब होता है जो हमारे पास है, तो वह है डी ई का भाई है। डी जो है वो क्या है? ई का भाई है। ये हो जाएगा भाई हो जाएगा। क्या है? भाई है। और ई और इसका मतलब होता है कि ई जो है वो एफ की माँ है। ई जो है एफ की माँ है। इधर जो हो जाएगा एफ है। प्रश्न में सी और जो कह रहा है सी एफ की माँ के भाई का पुत्र है। एफ के माँ के भाई के पुत्र है। तो हमारा ये कंडीशन जो है बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा यहाँ से देखिए ये ऊपर माँ है, तो ये माँ, उसके भाई ये आ गया और भाई के ये पुत्र। तो आंसर हमारा जो आ गया ऑप्शन सी हो गया। क्या है? सी हो गया। अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में 639 को वाटर इज ड्रिंक, 316 का अर्थ है जूस इज ड्रिंक, 219 का अर्थ है वाटर या जूस। तो या का यानी और के लिए कूट क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए ड्रिंक सेम है और यहाँ पर 6 और 6 जो सेम है, लेकिन 3 भी सेम है, तो इज भी सेम ही है। अब जूस और वाटर का
जो है हमारे पास निकल कर आ गया। 2 जो है वो किसका है, जूस का है, और हमारा किसका है, 2 सॉरी कहते हैं 2, 1 जो है वो हमारा हो जाएगा जूस का, और बच गया कौन सा, 9 जो हो गया हमारा वाटर का, क्या है, वाटर का। तो 1 और 9 हो गया, तो 2 का जो आ गया वो और का हो जाएगा। तो 29 के जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है, बी। किसी विशेष कूट भाषा में प्लस को गुना प्रस्तुत करता है, माइनस को प्लस प्रस्तुत करता है, और गुना को भागा को प्रस्तुत करता है, भागा माइनस को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित में प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 30 नंबर प्रश्न, अगर प्रश्नानुसार चिन्ह परिवर्तन करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 3 गुना 1 - 6 भागा 2, क्या हो जाएगा, भागा 2, बराबर हमारे पास हो जाएगा 9 + 3 - 3 बराबर हो जाएगा 9। आंसर हमारा आ जाएगा ए आ जाएगा, 30 नंबर के ए आ जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। एक पंक्ति में जो है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। ललित पूर्णिमा के बाईं ओर चौथे स्थान पे बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पे ललित बैठे हैं तो यहाँ पर जो है बैठे हैं पूर्णिमा, और बाईं ओर बैठे हुए हैं कैसे, चौथे स्थान पे, 1 2 3, और ये चौथे स्थान पे जो बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं, तो वो है ललित। ललित बाएं सिरे से तीसरे स्थान पे है। बाएं सिरे से जो है इधर से देखते हैं तो एक स्थान ये, दूसरे स्थान पे ये, तीसरे स्थान पे जो बैठे हुए हैं वो ललित है। उसके बाद क्या रहता है कि ललित लीला दाएं सिरे से 11वें स्थान पे है। दाएं सिरे से वो 11वें स्थान पर है, और ललित के ठीक बगल में है। ललित के ठीक बगल में है कौन है, तो लीला है, और कह रहा है यहाँ से 11वें स्थान पे ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि शीतल और लीला के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। शीतल और लीला, तो लीला यहाँ है तो 4 व्यक्ति, 2 4 व्यक्ति यहाँ पर जो होंगे वो कौन सा हो गए, तो वो हो गए शीतल, क्या हो गए, शीतल। शीतल जो है वह पूर्णिया के एक छोड़ के बैठे हुए हैं। शीतल और नीना के मध्य केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। शीतल और नीना के बीच, शीतल और नीना के बीच अगर इधर से जोड़ते हैं, बीच 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो फिर लीला आ जाता, जो कि ये सही नहीं बैठता, तो इधर ही करेंगे, दाहिने तरफ, बाएं तरफ तो जा नहीं सकते, दाहिने तरफ 2 2 4 व्यक्ति के बाद जो है वो कौन बैठे हुए, नीना, क्या है, नीना बैठे हुए। पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो जब यहाँ पूरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति यहाँ हो गया, और शुरुआत का लास्ट यहाँ हो गया। तो इन दोनों के बीच में कितने सब लोग हैं मिलाकर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 लोग। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो बी हो जाएगा, 14 लोग। अगला प्रश्न है कि रोहन एक 7 मंजिला इमारत में रहता है। इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल जो है वो क्या है, वो 7 है। ऊपरी मंजिल जो है 7 है, और सबसे निचली मंजिल जो है वो क्या है, तो सबसे निचली मंजिल जो है वो 1 है। इसके बाद जो है हमारे पास कितने हैं, 7 मंजिल है, 3 4 5, ये 6, ये 7 है। यानी हमारे पास 7 नहीं 8 हो गया। ये हमारे पास 1 है, और ये जो है वो 7 है, यानी 2 3 4 5 6 ये है। अब प्रश्न में कह रहा है कि सबसे निचली मंजिल का क्रमांक क्या है, 1 है, ये हो गया। दिया जो रोहन का मित्र है, रोहन के मंजिल के ऊपर किसी मंजिल पे रहती है। चलो दिया जो है वो ऊपर रहती है। रोहन प्रत्येक रविवार को अपने सहकर्मी अतुल के फ्लैट में उसके साथ खाने पीने के लिए जाता है। खाने पीने जाता है जो 2 मंजिल नीचे है। मान लिया कि यहाँ पे रोहन रह रहा है, उसके नीचे जो होगा वो क्या रहेगा, अतुल रहेगा, क्या है, अतुल रहेगा, जिसके यहाँ वो खाने जाता है फ्लैट में। यदि रोहन और दिया की मंजिल के बीच 3 मंजिल है, रोहन और दिया के बीच 3 मंजिल है, 1 2 3 मंजिल है, और ये नीचे खाने भी जाता है, क्या है, प्रत्येक रविवार को अपने सहकर्मी अतुल के फ्लैट पे उसके साथ खाने पीने के जाते हैं जो 2 मंजिल नीचे है। यानी 1 मंजिल ई और 1 मंजिल जो अतुल के पास किया वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो 2 मंजिल तो ये हो गया। अब उसके ऊपर ये 3 मंजिल, तो मिला देंगे यहाँ पर 1 मंजिल 2 मंजिल 3 4 5 6 7 तो आ रहा है। यानी यहाँ पर जो रहेगा वो अतुल, यानी सबसे पहला मंजिल पे अतुल, तीसरा मंजिल पे रोहन, इन तीनों मंजिल के बीच के बाद जो है वो किसका मंजिल आएगा, दिया, क्योंकि दिया और रोहन के बीच जो है वो 3 मंजिल का गैप है, और रोहन जो खाने जाता है वो 2 मंजिल नीचे खाने जाता है, 1 मंजिल यहाँ 1 मंजिल यहाँ हो जाएगा, नीचे जाता है। तो पूछ रहा है कि रोहन किस मंजिल पे रहता है, तो ये हो जाएगा तीसरी मंजिल पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया था, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
1923 ईस्वी में। कब प्रसारित किया गया था? 1923 ईस्वी में किया गया था। पहला रेडियो प्रसारण 1923 में बॉम्बे और कलकत्ता के रेडियो क्लबों द्वारा निजी रूप से किया गया था और मद्रास प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब की शुरुआत जो है 1924 में हुई थी। और अक्सर पूछा जाता है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑल इंडिया रेडियो की जो है वो शुरुआत हुई थी कब? 8 जून 1936 ईस्वी को। क्या है? 8 जून 1936 को। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम 1936 में रखा गया था। 23 जुलाई 1927 को भारत में नियमित रूप से रेडियो का पहला प्रसारण मुंबई केंद्र का तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा उद्घाटन किया गया था। कब? 1927 ईस्वी में। और ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम में सृजन हुआ है? भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम में सृजन हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय शासन अधिनियम 1919 में। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों को आरोही क्रम में जो है वो सजाएं। तो सबसे पहले जो हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। क्या है? गुजरात हो जाएगा। दूसरा में आ जाएगा कर्नाटक और उसके बाद जो हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। क्या है? तमिलनाडु। आंसर हमारा हो जाएगा 35 के ए हो जाएगा। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? 2022 में। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बर्मिंघम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्मिंघम में। और 2026 में होगा जो विक्टोरिया में होने वाला था, अब वो विक्टोरिया में नहीं होगा। कहाँ होगा? ग्लासगो में होगा। क्या होगा? ग्लासगो में होगा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग का गठन किया गया था। धर आयोग के रिपोर्ट पर जेबीपी समिति बनाई गई थी। इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को खारिज कर दिया गया था। और फजल आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा 38 के, वो हो जाएगा बी, बाबा साहेब कालेलकर। बाबा साहेब कालेलकर थे। वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 ईस्वी को किया गया था। प्रथम पिछड़ी वर्ग आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 में किया गया था। अब वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। सितंबर 2024 में पूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोएशिया में। क्या है? क्रोएशिया में। क्रोएशिया दक्षिण पूर्व यूरोप के साथ भूमध्य सागर के बीच बसा एक देश है और इस देश का दक्षिण और पश्चिम किनारा जो है वो एड्रियाटिक सागर से मिलता है। क्रोएशिया देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है वो जग्रेब है। क्या है? जग्रेब है। क्रोएशिया की जो राजधानी है वो जग्रेब है। अब क्रोएशिया के ही फुटबॉल खिलाड़ी है लूका मॉड्रिच। मान लीजिए कि x बराबर 633 के पावर 24 प्लस 266 के पावर 40 है, तो x के मान में इकाई का अंक जो है वो क्या होगा? तो 633 के पावर 24 जो है 3 के पावर हो जाएगा 4, अब प्लस 226 के पावर 40 बराबर हो जाएगा 6 के पावर 4 का इकाई हो जाएगा इसका 1 और इसका 6 बराबर हो जाएगा 7। आंसर जो हमारा आ जाएगा वो ए हो जाएगा। यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 20% कम कर दी जाए और इसकी ऊंचाई 60% बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो त्रिज्या में कमी से शंकु के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हो जाएगा 20 + 20 - 20 गुना 20/100। क्रमागत परसेंटेज निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 36%। अब ऊंचाई में 60% वृद्धि से आयतन में अभिष्ट वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो 60 - 36 - 60 गुना 36 बटा 100, ये हो जाएगा 24 - 21.60 यानी 2.40। आंसर हमारा जो आ जाएगा वो डी हो जाएगा। 2.4% से जो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोनों बार जो है क्रमागत परसेंटेज निकाला गया है। एक कक्षा में 40 छात्रों के औसत प्राप्तांक 92 है। इस कक्षा में 2 छात्र जिनके औसत प्राप्तांक 95 थे जो दूसरी कक्षा में चले गए और उनकी जगह 2 नए छात्र कक्षा में समाविष्ट हो गए।
अब इस कक्षा में छात्रों के औसत प्राप्तांक 90 है। एक कक्षा में समाविष्ट होने वाले जो है वो छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने होंगे? तो आइए एक एक कर निकालते हैं। माना कि कक्षा ए में प्रवेश लेने वाले छात्रों के औसत प्राप्तांक जो कितना है वो x है। अब 40 गुना 92 माइनस 40 गुना 90 बराबर 2 गुना 95 माइनस 2 गुना x हो जाएगा। क्या होगा? 40 गुना 92 जो है 40 छात्रों का औसत प्राप्तांक है। इसका अच्छा हम 2 छात्र जिनके औसत प्राप्तांक जो क्या है वो 95 थे, तो वो 95 वाला क्या है इतना लिखे जो दूसरी कक्षा में चल गए। वो एक कक्षा है, इधर जो दूसरी कक्षा उसमें चले गए। अब उनकी जगह पर 2 नए छात्र कक्षा में समाविष्ट हो गए। अब इस कक्षा में छात्रों का औसत प्राप्तांक 90 हो गया, यानी अब क्या हो गया 40 में से 90, तो ये प्राप्तांक जो इतना आ जाएगा, ये 2 गए हैं और ये 2 आया है, इसके घटा देने पे बराबर क्या होगा, बस इतना को ही सोल्व कर देना है। तो 2 गुना 40 बराबर 2 गुना क्या हो जाएगा 95 माइनस 2x, तो 2x बराबर 110, तो x बराबर जो हो जाएगा वो 55 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा एक कक्षा में समाविष्ट होने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितने होंगे, तो होंगे 55। क्या है 55 होंगे। यदि समीकरण जो निकाय है 3x माइनस 2y बराबर 8, 2ax प्लस a माइनस b इंटू वाई बराबर 48 के अनंत हल है, निम्नलिखित में कौन सा जो है वो सत्य है? यह है 43 नंबर प्रश्न के। अब कह रहा है कि 3x माइनस 2y बराबर 8 है, लिख सकते हैं 3x माइनस 2y माइनस 8 बराबर 0। यहाँ पर क्या है कि a1 बराबर 3 है, b1 बराबर -2 है, c1 बराबर -8 है। तो 2ax प्लस a माइनस बी इंटू वाई बराबर क्या है 48 है। तो 2ax प्लस a माइनस बी इंटू वाई माइनस 48 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a2 बराबर 2a है, b2 बराबर है a माइनस बी और c2 बराबर है -48। क्या है -48। अब अनंत हल के लिए क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये हो जाएगा 3 बटा 2a बराबर -2 बटा a माइनस बी हो जाएगा। आइए यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो 3a माइनस 3b बराबर -4a, तो 7a बराबर हो जाएगा 3b। क्या है 7a बराबर हो जाएगा 3b। आंसर हो जाएगा 43 का ए। क्या है 43 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि 11, 14, 15, 17, 18 का मानक विचलन क्या होगा? 11, 14, 15, 17, 18 का मानक विचलन क्या हो जाएगा? तो दिया गया जो आंकड़ा है उसे कर लेते हैं किस रूप में, 11, 14, 15, 17, 18 का माध्य निकाल लेते हैं। क्या है माध्य, तो होगा 11 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18 बटा 5, यानी 75 बटा 5 बराबर 15। अब विचरण का जो होता है, विचरण का फार्मूला वो होता है सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स आई के स्क्वायर बटा एन हो जाता है। अब एक्स माइनस एक्स आई क्या है, तो है 11 माइनस 15 के स्क्वायर प्लस 14 माइनस 15 के स्क्वायर प्लस 15 माइनस 15 के स्क्वायर प्लस 17 माइनस 15 के स्क्वायर प्लस 18 माइनस 15 के स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 16 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 9 बटा 5, यानी 30 बटा 5 बराबर 6 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 6 आ रहा है वो सूत्र में विचलन का। अब यहाँ पूछ रहा है मानक विचलन, तो मानक विचलन बराबर जो होता है वो होता है अंडर रूट जो है वो विचरण, यानी हो जाएगा √6, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। √3 tan 10 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री बराबर खाली स्थान का मान क्या होगा? तो यहाँ पर tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो tan 10 डिग्री प्लस क्या होगा 20 डिग्री, इसे लिख सकते हैं √30 को 1/√3 बराबर लिख सकते हैं tan 10 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बटा 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री, इसे लिख सकते हैं 1 माइनस tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री बराबर √3 tan
10 डिग्री प्लस √3 tan 20 डिग्री, इसे लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लाते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये वैल्यू इधर लेके चल जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो मान जो हमारा आ जाएगा वो 1 आ गया। क्या है? 1 आ गया। एक वर्ग का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/5 भाग है। चतुर्भुज की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई इसकी लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। वर्ग की परिधि कितना होगा? तो चतुर्भुज के जो है वो लंबाई 25 है तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? वो 15 है। क्षेत्रफल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 25 गुना 15 बराबर 375 हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 375 गुना 3/5। तो भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, क्योंकि 375 गुना 3/5 आ गया 225। तो भुजा बराबर जो हो जाएगा √225 बराबर 15। क्या है? 15। तो वर्ग का क्या कर रहा है अंत में? वर्ग की परिधि कितनी होगा? वर्ग की परिधि यानी वर्ग की परिमाप पूछ रहा है। तो वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा होता है, यानी 4 गुना भुजा कितना है? 15, यानी 60 सेंटीमीटर। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाएं की जो है वो 8/5 है, एक किरण BX इस प्रकार खींचिए कि कोण CBX एक न्यूटन कोण है हो और x BC के संदर्भ में A के विपरीत दिशा में हो। किरण BX पर समान दूरी पर स्थित होने वाले बिंदुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगा? तो यहाँ पर जो बिंदुओं की न्यूनतम संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 8 आएगी। कह रहा है कि इधर इस तरह के एक है, यहाँ पर अगर B है, यहाँ पर C है, ये हो जाएगा A, यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा C से मिल रहा है, ये होगा D, यहाँ हो जाएगा ये, और इसको x तक क्या किया गया है? बढ़ाया गया है। क्या है? x तक बढ़ाया गया। यहाँ पर जो ये खींचा गया है वो कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। 3 2 5 6 7 और ये 8 हो जाएगा। बिंदुओं की न्यूनतम संख्या जो होगा वो 8 हो जाएगा। सोरा निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा AI मॉडल से। सोरा ओपन AI टेक्स्ट टू विंडो जनरेटिव AI मॉडल है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल उपयोगकर्ता के संकेतों के अनुरूप लघु वीडियो क्लिप बनाता है। सोरा वीडियो या फोटो क्लिप जो लघु है को विस्तृत रूप जो है वो प्रदान करता है। भारत 2032 तक कितने नए नाभिकीय रिएक्टर बनाएगा जिससे देश की कुल परमाणु ऊर्जा क्षमता 22.4 गीगावाट हो जाएगी? और इसका आंसर हो जाएगा D 18 नए रिएक्टर का निर्माण जो है वो भारत करेगा। किसके द्वारा? NPCIL के द्वारा या NPCIL के अनुसार। NPCIL में वर्तमान में 8.1 गीगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 24 परमाणु रिएक्टरों का संचालन कर रही है। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक इन्हें कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पौधा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यंत संवेदनशील है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A टमाटर। टमाटर पौधा सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। समान रूप से लाइकेन वायु प्रदूषण का अच्छा सूचक है। प्याज, आलू एवं मक्का का पौधा अपेक्षाकृत सहनशील पादप होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथन एवं निष्कर्ष के प्रश्न है। सभी चट्टानें जो है वो पहाड़ है। अगर मान लिया कि ये चट्टान है, क्या है? चट्टान है, तो सभी चट्टान जो है वो क्या है? तो वो पहाड़ है, पहाड़ है। उसके बाद कह रहा है कि सभी पत्थर कंकड़ है। अगर मान लिया कि ये सभी पत्थर है, ये पत्थर है और सभी पत्थर जो है वो कंकड़ है, क्या है जाएगा? सभी पत्थर जो है वो कंकड़ है, ये हो जाएगा कंकड़ है। और कुछ कंकड़ पहाड़ है, तो हमारा ये बन गया। या इस तरह भी बना सकते हैं, ये जो कंकड़ वाला है वो अंदर से भी होकर जा सकता है। अगर यहाँ कहा जाए तो ये अंदर से भी होके जा सकता है, कंकड़ वाला है अंदर से भी होके जा सकता है। इन दोनों में से एक ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। चलिए निष्कर्ष। कुछ चट्टानें जो है वो पत्थर है, कुछ चट्टानें जो है वो पत्थर है, नहीं है, बिल्कुल ये नहीं है। कोई कंकड़ चट्टानें नहीं, ये भी गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 जो है कथनों के अनुसार है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में क्लिप का इतना कोड लिखा जाता है, पिक का इतना कोड लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में के को कैसे लिखा गया है?
CLIP का जो कोड दिया गया है वो कितना है, तो वो है 3749 है। अब PIC के कोड जो दिया गया है 4673 है। यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ तो कॉमन है, यहाँ पर 3737 और कॉमन कौन है, तो 4, यहाँ पर 4, ये 3 इसमें कॉमन है, इसमें भी 3 है, 1 1 2 2 और C जो है वो कॉमन है, 3 कॉमन है। यहाँ पर जो देखिए L का जो हो जाएगा वो 9 हो जाएगा और K का जो हो जाएगा वो 6 कोड हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, K का, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B हो जाएगा, 52 का B हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में कितनी आयत है, कितने आयत है इसमें काउंट करना है। तो आप देखिए एक आयत तो यहाँ हो जाएगा, दूसरा आयत यहाँ हो जाएगा, तीसरा यहाँ हो जाएगा, चौथा यहाँ हो जाएगा, पांचवा यहाँ हो जाएगा, छठा यहाँ हो जाएगा, सातवां यहाँ हो जाएगा और आठवां जो है वो यहाँ हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा आ गया वो कितना आ गया, 8 आ गया। तो जो हमारे आयत निकल के आ गए वो कितने आ गए, 8 आ गए। एक निश्चित कूट भाषा में लीज को इतना लिखा जाता है, प्लीज को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पी को कैसे लिखा जाएगा, पी को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, LEASE, प्लीज को 1 4 9 3 6 लिखा गया है और पी को लिखा है PLEASE है, क्या है, SE है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है 9 4 1 3 6 और 0 लिखा गया है, यानी 9 3 6 4 1, ये सब तो सिमिलर है, बाकी बच गया ये 0 और ये P जो है वो हमारा एक्स्ट्रा है। तो P को क्या लिखा जाएगा, C लिखा जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं को आपस में वही संबंध है जो नीचे दी गई समुदाय की संख्याओं के बीच है। 7 98 और 196 है। अगर 7 गुना 14 करते हैं तो क्या होता है, 98 आता है, और 7 गुना 28 करते हैं तो 196 आता है। ठीक उसी प्रकार अगर देखते हैं 11 गुना 14 करते हैं तो कितना आ जा रहा है, 154 है। 11 गुना 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 308। तो आंसर हमारा कौन सा आ जा रहा है, वो डी आ जा रहा है, क्या है, डी आ जा रहा है। निम्न में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। शेर बाघ पशु, क्या है, शेर बाघ पशु। पशु के अंतर्गत जो है वो कौन कौन आता है, शेर भी आता है और बाघ भी आता है। आंसर हमारा 56 के ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न आते हैं। पूरब की ओर मुख करते हुए x जो है 150 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। मान लिया कि इधर की ओर मुख करके 150 डिग्री घूमता है, क्या है, 150 डिग्री। तो ये आ गया यहाँ पे, ये 90 और ये 180 होता है, तो इसके ये बीच में ही होगा कहीं ना कहीं पे। अब उसके बाद कह रहा है दक्षिणावर्त 150 घूमता है और 105 डिग्री वामावर्त घूमता है। फिर यहाँ से क्या करता है, 105 डिग्री जो है वो वामावर्त घूमता है, तो ये कहीं ना कहीं होगा, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं होगा। x अब किस दिशा के तरफ मुख करके खड़ा हुआ है, x जो है वो अब किस दिशा पे है, तो इस दिशा की ओर मुख करके खड़ा हुआ है, यानी इधर हो गया दक्षिण, तो इधर हो गया क्या है, पूरब हो गया। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पूरब, क्या है, दक्षिण पूरब। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ, भारत में, तो ये 12वीं सदी से हुआ। आंसर हो जाएगा ए, भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभिक साक्ष्य के अनुसार 12वीं सदी में मिला। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार जो है वो कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था। विश्व में प्रथम जो है चीन में हुआ था। काई लूम ने कागज का आविष्कार किया था। कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबदीन द्वारा प्रथम कागज उत्पादक मिल की स्थापना की गई थी और आधुनिक तकनीक पर आधारित प्रथम कागज मिल की स्थापना जो है वो 1870 ईस्वी में कहाँ किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। पश्चिम बंगाल की कौन सी नृत्य शैली शास्त्रीय नृत्य के तत्वों को मार्शल आर्ट के साथ जोड़ती है और इसकी मुद्राएं अक्सर भारतीय पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाती है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, छऊ, क्या हो जाएगा, छऊ हो जाएगा। छऊ नृत्य उड़ीसा, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। इस तरह छऊ की 3 प्रमुख शैलियों में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में प्रचलित मयूरभंज छऊ, झारखंड के सरायकेला जिला में प्रचलित सरायकेला छऊ
और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में प्रचलित पुरुलिया छऊ शामिल है। छऊ नृत्य की विभिन्न शैलियों में अंतर का मुखौटों का है, जो नृत्य के समय जो है पहने जाते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को खाली स्थान कहा जाता था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध मंदिर जो है वो किस शैली में बनता है, तो वो बनता है द्रविड़ शैली में। क्या है, द्रविड़ शैली में बनता है। इस काल में जो है पांड्या के राजकाल में द्रविड़ शैली के मंदिर निर्माण बहुत हुआ है, और इस काल में मंदिर छोटे होते थे किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज वाशिंगटन। क्या है, जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी 13 उपनिवेशों पर ब्रिटेन का अधिकार था। 1775 से 1783 ईस्वी तक अमेरिका एवं ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ। जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका का नेतृत्व किया था। ब्रिटेन सेना का नेतृत्व जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अमेरिका को 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि द्वारा प्राप्त हुआ। अगला है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना सही आंसर हो जाएगा कि भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था वो 10 जनवरी 1920 ईस्वी में होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ राष्ट्र संघ है, ये ध्यान दीजिएगा। 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुआ था। इसका सचिवालय जो है जिनेवा में स्थापित हुआ था, और राष्ट्र संघ में अमेरिका शामिल नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? किसे रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जया वर्मा सिन्हा। क्या है, जया वर्मा सिन्हा को। श्रीमती जया वर्मा सिन्हा 1988 में भारतीय रेलवे यातायात सेवा IRTC में शामिल हुई। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत जो है वो कब हुई? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी के दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन था, जो पहली बार रेल चला था। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने। क्या है, मुंबई से थाने, वो भी कितने किलोमीटर? तो वो 34 किलोमीटर। क्या है, 34 किलोमीटर। अब भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो हुआ वो मार्च 1905 में हुआ था। रेलवे के लिए अलग बजट की प्रथा जो है 1924-25 में एक वर्थ कमेटी के द्वारा किया गया था। एक वर्थ जो है वो समिति की सिफारिशों पर किया गया था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है 1950 में जो हुआ था वो क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्या है, राष्ट्रीयकरण में हुआ था। और 2017-18 में रेल बजट को केंद्रीय बजट साधारण बजट में मिला दिया गया था। अगला है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में किस फसल की खेती होती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, धान की। भारत में धान की खेती क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अधिक में होती है, और विश्व में फसलों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक भारत में लगभग 2/3 खेती योग्य भूमि मानसून पर जो है वो निर्भर है। चावल का भारत में सबसे बड़ा फसल क्षेत्र है, जो देश के कुल खेती का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है। चावल भारत की आधी से अधिक आबादी का जो है मुख्य भोजन भी है। 3 शीर्ष बिंदुओं A जो है K2 के B-2 6 C3 1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, तो K का जो है हमें मान निकालना है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x1 बराबर K दिया हुआ है, y1 बराबर 2K दिया हुआ है, x2 बराबर -2 दिया हुआ है, और y2 बराबर 6 दिया हुआ है, x3 बराबर 3 दिया हुआ है, y3 बराबर 1 दिया हुआ है। तो त्रिभुज ABC का जो है क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ इंटू, यहाँ पर मोड में ये होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y2 प्लस x3 y1 माइनस y2, और ये जो है वो बंद होता है। मोड में या बड़ी क्वेश्चन में कर सकते हैं। जब इसे हल करेंगे तो हमारा हो जाता है ये हाफ K इंटू 6 -1 -2 1 -2K प्लस 3 इंटू 2K माइनस 6 हो गया। जब इसे और हल करेंगे तो 1/2 5K 1/2 5K माइनस 2 प्लस 4K प्लस 6K माइनस 18, और इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? तो दिया हुआ क्षेत्रफल कितना आता? 5 बराबर 1/2 15K माइनस 20 वर्ग इकाई,
तो 15 के -20 बराबर हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 2 इधर चला गया तो ये 10 हो गया। तो यहाँ पर 15 के -20 बराबर 10 आया है। तो के बराबर जो हो जाएगा इधर जाएगा 30, 30/15 यानी 2 आएगा। एक जो होगा 15 के -20 बराबर जो है वो क्या है, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो एक के बराबर जो आएगा वो 2/3 आ जाएगा। आंसर हमारा इसी से आ जा रहा है के बराबर 2, तो आंसर हो जाएगा ए 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात जो है वो 4:5 था। 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात जो है 4:5 था। अब से 8 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:13 होगा। उन दोनों की वर्तमान आयु का कुल योग क्या होगा। अब कह रहा है कि ए की आयु जो होगा 4 वर्ष पूर्व वो 4x था, बी की कितना था, 5x था। क्या है, 4x था और 5x था। अब वर्तमान में ए की आयु कितना है, 4x + 4 है। अब बी की आयु कितना है, 5x + 4 है। 4x + 4 और उसके बाद 8 साल बाद क्या है, उसके बाद 8 साल बाद जो है वो क्या हो जा रहा है, 11/13 हो जा रहा है। यही हमारा कह रहा है 4x + 4 + 8 है, अब 5x + 4 + 8 13 हो जा रहा है। यहाँ से बस हमको हल कर देना है, x का मान निकालना है। जब हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 52x + 12 × 13 बराबर 55x + 12 × 11 हो जाएगा। x बराबर जो आ जाएगा 24/3 बराबर 8 हो जाएगा। क्या है, x बराबर 8। अब एक की वर्तमान आयु कितनी आ गई, तो यहाँ पर जो एक वर्तमान आयु जो किए थे वो 4x + 4 यानी हमारा 8 × 32 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 36। और बी का कितना हो गया, 5x + 4, 8 × 5 = 40, 4 = 44, एक का 40 36 एक का 44 आया। 36 और 44 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 80 वर्ष। आंसर जो हमारा हो जाएगा 66 के सी हो जाएगा। एक रेलगाड़ी बिना रुके स्टॉपेज 80 किलोमीटर/आवर की औसत गति से और रुकने के साथ 72 किलोमीटर जो है पर आवर की औसत गति से चलती है। रेलगाड़ी औसतन प्रति घंटा कितने मिनट जो है वो रुकती है। तो औसत प्रति घंटा रुकने वाला समय 80 - 72/80 × 60 कर दीजिए। आंसर जो आ जाएगा वो 6 मिनट हो जाएगा। क्या है, 6 मिनट, यानी 67 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो बोर्ड मास पे आधारित है। अगर इसे एक स्टेप चल कर देखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 9 × 36 = 3 = 39, 39/4 + 13/6 भागा है, क्या है यहाँ पर भागा 4 × 12 = 1 13, 13/3 - 5/2 + 3/4। तो बोर्ड मास आप इसे यूज कर दीजिएगा, पहले छोटी कोष्ठ के फिर मंझोली के, उसके बाद जो है वो बड़ी के कीजिएगा। उसके बाद जो होगा पहले भागा का, उसके बाद गुना का, उसके बाद जोड़ का। जब इसे करेंगे तो ये होगा 47/4 आएगा। क्या है, 47/4 सी हो जाएगा। व्यंजक a + b - c के होल क्यूब + a - b + c के होल - 1 क्यूब का मान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है b = c = जो है 0 मान लेते हैं, b = c = 0 मान लेते हैं। तो अब हो जाएगा a + b - c के होल क्यूब + a - b + c के होल क्यूब - 8 क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब + 1 क्यूब - 8 1 क्यूब यानी -6a क्यूब हो जाएगा। अब विकल्प अगर हम डी को देखते हैं, इसमें b = c = 0 रखने पर संतुष्ट होता है कि नहीं, तो वो डी संतुष्ट हो जाता है, वो आ जाता है इतना। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा, डी हो जाएगा। कभी प्रश्न को जो है 0 मान के भी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि दोनों अगर क्या कर रहा है, संतुष्ट हो जा रहा है, तो आप उसे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि समान धारिता क्षमता की 2 बोतलें संतरे के रस से क्रमशः 35% और 33.1/3% तक भरी है। वे सब के रस से पूरा भरी जाती है, सेब के रस से पूरा भरी जाती है। फिर दोनों बोतलों की सामग्री एक दूसरे बर्तन में खाली कर दी जाती है। मिश्रण में सेब के रस का प्रतिशत कितना है ये बताना है। यानी यहाँ पर 35% बराबर लिख सकते हैं कितना, 7/20 और 33.1/3% को लिख सकते हैं 1/3। यहाँ पर क्या है, संतरा है और क्या है, सेब है। अब मान लीजिए कि पहले जो है एक बोतल है, पहला बोतल, उसमें क्या कर रहा है कि संतरा भरा जा रहा है कितना, 7। क्या है, संतरा भरा जा रहा है 7। टोटल है 20 लीटर की क्षमता,
मान लिया कि 7 लीटर भरा है तो इस सेव में कितना बचेगा, 13 बचेगा। 20 माइनस 7 बराबर 13 हो गया। और दूसरे बोतल में जो भरा जा रहा है वो कितना है, 1/3, यानी 1 संतरा भरा जा रहा है तो 2 सेव भरा जा रहा है। टोटल जो धारित क्षमता है वो 3 लीटर का है, एक जब संतरा भर दिया तो 2 सेव का है। अब क्या है, एक दूसरे को ना हर से गुना कर दीजिए। यहाँ पर जो है वो 3 से गुना कर दीजिए, ये 3 से यहाँ पर गुना करते हैं तो ये 21 होता है और ये 39 होता है। इसको क्या करना है, गुना कर देना है 20 से, इसको कर देना है 20 से, तो हमारा पास हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। अब हमारे पास जो आ गया सेव के रस का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो सेव हमारे पास कितना है 40 प्लस 39, एक बोतल में 39, एक बोतल में 40। अब बटा टोटल कितना है 40, 39, 21 और 20। सेव का और संतरा सबको जोड़ना होगा तो ये हो जाएगा 120 गुना 100। 120 में जो है 40 प्लस 39 जो है सेव है, उसका परसेंटेज निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 65.5/6%। हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। निम्न पाई चार्ट ABCDE और F 6 भिन्न भिन्न वर्गों में किसी विद्यालय में कक्षा X के 300 विद्यार्थियों के प्रतिशत का वितरण को निरूपित करता है। तो दी गई तालिका ABCDEF और F 6 भिन्न भिन्न वर्गों के कक्षा 10 के लड़कों की संख्या को दर्शाता है। यदि वर्ग ई में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है तो वर्ग ई में लड़कों की संख्या और वर्ग सी में लड़कियों की संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो आइए इसे एक एक कर आराम से निकालते हैं। थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव ऐसे प्रश्न को जो है वो जाता है। वर्ग ई के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ई के, तो वो है 300 गुना 14/100। क्या है, 300 गुना 14/100 बराबर हो जाएगा 42। तो ई के लड़कों की संख्या कितना हो गया, लड़कों की संख्या तो हो जाएगा 42/3 + 4 गुना 3 बराबर 18। तो सी के लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा 300 गुना 19/100 - 34, यानी हो जाएगा 57 - 34 बराबर 23। तो अनुपात जो हमारे पास आ गया, एक में 18 आ गया, एक में 23। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना है, तो 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 6 पुरुष और 16 महिलाएं, 6 पुरुष और क्या है 16 महिलाएं जो है उसी कार्य को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। जब इसे हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 56 मैन प्लस 196 वोमेन बराबर 66 मैन प्लस 176 वोमेन। 66 माइनस 56 मैन बराबर 196 - 176 वोमेन। तो 10 मैन बराबर 20 वोमेन। मैन अनुपात वोमेन बराबर होता है 2:1 हो गया। अब कह रहा है कि 2 मैन प्लस 7 वोमेन कितना करता है 28 दिन में, यानी 2 गुना 2 प्लस 7 गुना 1 बराबर कितना दिन में 28 में। तो हो जाएगा 7 मैन, यानी 7 मैन का गुना 2 गुना x हो जाएगा। x बराबर जो हमारा वैल्यू आ जाएगा 11 गुना 28/14 यानी 22 दिन। क्या है, मैन अब वोमेन जो बराबर हो गया वो कितना हो गया 2:1 में हो गया। तो आंसर हमारा जो आ गया वो 22 दिन आ गया, डी हो गया। क्या होता जब भोजन की ऊर्जा शाकाहारी से मांसाहारी और फिर जो है अगले जीव में जाती, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा की मात्रा घट जाती। क्या है, ऊर्जा की मात्रा घट जाती। लिंडमान के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक केवल 10% ऊर्जा की ही स्थानांतरण होता है, यानी ऊर्जा की मात्रा केवल 10% का ही अगले पोषण स्तर में प्रवाह होता है। समान द्रव्यमान के 2 पिंड h ऊंचाई की छत से एक के बाद एक गिरा दी जाती है, उसके मध्य समय के सापेक्ष दूरी का जो है अंतराल होगा वो क्या होगा, बढ़ेगा। क्या है, बढ़ेगा। मध्य दूरी प्रोपोर्शनल टू समय के अंतर का वर्ग होता है। किसी वस्तु की ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराने पर उसका गुरुत्वीय त्वरण जो है वो नियत रहता है। अगला है क्षारीय धातु एल्कली मेटल्स का गुण क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा डी,
इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देती है। क्या है? इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। एस ब्लॉक के 1A वर्ग के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं। और क्षार धातु कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, के, Rb, Cs और Fr। क्षार धातुएं जो है अति क्रियाशील होते हैं। अगर सेकेंड ए की बात करें तो क्या होता है? क्षारीय। क्षारीय मृदा धातु होता है। सेकेंड ए की बात करें वो क्षारीय होता है। इसमें कौन कौन सा आ रहा है सेकेंड ए में? तो सेकेंड ए में आता है, वो आता है Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra। उसी तरह अगर हम मान लिया कि फर्स्ट बी की बात करें, फर्स्ट बी जो 11th वर्ग में आता है, क्या है? 11th वर्ग में आता है, उसका जो है वो क्या हो जाता है? उसके अंतर्गत कौन कौन है? Cu, Ag और Au है। इसे कहा जाता है मुद्रा धातु। क्या है? मुद्रा धातु कहा जाता है। मुद्रा धातु कहा जाता है। और 5A में जो कि 15th वर्ग में आता है, 15th वर्ग में आता है, जिसे क्या कहा जाता है? निकोजेंस। क्या है? निकोजेंस। 5A में जो आता है वो 15 वर्ग में है। इसमें कौन कौन के अंतर्गत आता है? N होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब है निकोजेंस। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक जो है वो क्या करें? अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो आइए देखते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है, 12, 10, 5, 7 है और बीच में जो है वो 10 है। देखना है कि किस पैटर्न पर ये सब है। तो अगर देखते हैं 10 - 7 करते हैं, क्या है? 10 - 7 तो हो जाएगा 3, प्लस 12 - 5 करते हैं तो ये हो जाएगा कौन सा? 7, यानी 3 + 7 बराबर हो जा रहा है 10। ठीक है, दूसरे पैटर्न में देखते हैं। 16 - 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 11 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 7। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, बिल्कुल बीच वाला आ रहा है। उसी तरह 15 - 6 करेंगे तो 9, 9 - 5 करेंगे तो 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 76 के डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न एवं कथन का है, क्या मोबाइल बहुत अधिक देखने से सिरदर्द होता है? कथन, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक उत्तेजन से सिरदर्द होता है। मोबाइल को देखने से आंखों में तनाव उत्पन्न होता है जिससे पीयूष ग्रंथि उत्तेजित हो जाती है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो दोनों जो है एक साथ पर्याप्त है। क्या है? पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक उत्तेजन से ही सिरदर्द होता है, तो सी आंसर हो जाएगा। 4 शब्दों में 3 शब्द एक समान है, एक असमान है। असमान को पहचाना, छैनी मूर्तिकार, कागज पुस्तक, निहाई लुहार, चिकित्सक की छुरी, सर्जन। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो पी हो जाएगा। 78 के बी, कागज पुस्तक को छोड़कर अन्य सभी एक दूसरे के उपयोग में आने वाली वस्तु है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या में उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पर जो कह रहा है 3 और 30 है। अगर मान लिया कि 3 के क्यू करेंगे, 3 3 9 9 27 + 3 बराबर 30 हो जा रहा है। उसी तरह 4 के क्यू कर देंगे तो 4 × 16, 16 × 64। अब 64 में से 3 करेंगे तो 67 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। 64 + 4 कर देते हैं, यही 4 फिर से जोड़ देते हैं तो 68, जो कि ऑप्शन में आ रहा है। यहाँ भी 3 किया गया, यही 3 को जोड़ा गया। आंसर हमारा जो मिल गया वो क्या हो गया? बी हो गया। क्या है? बी हो गया। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अगर 7 और 4 को बदल देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो 9 + 4 × 5 - 18 भागा 2 बराबर 3 × 7 - 10 + 45 - 5। जब हल करेंगे तो 20 और 20 जो है दोनों पट्टी बराबर आ जाना चाहिए, तो आपका सही है। आंसर हो जाएगा 80 के ए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाले अक्षर को चयन करें। W से Q गया है, -6 गया है, और Q से क्या जाएगा वो नहीं पता है। H से जो हमारा E गया है -3 है, और E से C गया है वो -2 है। इससे पता चलता है कि इसके बीच में 6 से -5 और -4 2 घट रहा है। तो -6 जो आया है W से Q, और Q से अभी -5, Q से -5 करेंगे तो हमारा कौन आ जाता है? L आ जाता है। L से -4 करेंगे तो वो हो जा रहा है H आ रहा है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? L हो गया। ऑप्शन डी जो है वो सही हो गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है,
एक असमान है, असमान को पहचानना है। a+1 बराबर b है, b+4 बराबर f है। उसी तरह जो है m n r है, उसी तरह i j n है, लेकिन f है वो +1 बराबर g होता है और +5 बराबर जो है वो l होता है, जबकि ये सब में क्या है +4 ही किया गया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन सा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाते हैं। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कपड़ा। कपास का जन्मभूमि जो है वो भारत है। भारत में हड़प्पा सभ्यता में कपास की खेती का प्रमाण मिलता है और प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। भारत सूती वस्त्र का राजधानी मुंबई को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो कोयम्बटूर को कहा जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जेबी कृपलानी। क्या थे, जेबी कृपलानी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के जो है वो अध्यक्ष थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। गांव में आयोजित होने वाले प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कांग्रेस के 51वां जो है अधिवेशन हुआ था 1937 में। क्या हुआ, 1937 में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कब किए थे अध्यक्षता, तो 1931 के, जो कराची में हुआ था। निम्नलिखित कथनों को मिलान कीजिए। निम्नलिखित कथनों को जो है वो मिलान करते हैं। तो आइए हो जाएगा 85 का जो हो जाएगा आंसर वो है चंपाकुलम नौका दौड़ जो है वो केरल से। क्या है, केरल से। सोमनाथ मेला की अगर बात करते हैं तो वह है गुजरात। क्या है, गुजरात। सूरज कुंड मेला कहाँ लगता है, तो वो लगता है हरियाणा में। बानेश्वर मेला की अगर हम बात करते हैं तो वो लगता है राजस्थान में। आंसर जो हो जाएगा वो 85 के कौन सा हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाली स्थान जुलाई 2023 के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 का उद्घाटन किया, और इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहा, मध्य प्रदेश में किया। एयर इंडिया के लोगो में इनमें से क्या शामिल है, और इसका सही आंसर हो जाएगा एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945 में। भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ में शामिल हुआ। क्या है, यूएनओ में शामिल हो गया। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। क्या है, 45 को। और जैसे ही यूएनओ की स्थापना हुआ उसी समय 51 देशों की संख्या ने क्या किया था, सदस्यों ने साइन किया था। क्या है, उस पर साइन किया था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, 51 थे। और 51वां जो देश था, 51वां देश था वो कौन था, वो था पोलैंड। क्या है, पोलैंड। ये भी कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है। वर्तमान में अभी तक कितने देश है, 193 राष्ट्र देश है। कितने, 193 राष्ट्र देश है। अगला है तैराकी में खाली स्थान में पीठ के बल तैरा जाता है। आंसर हो जाएगा बैक स्ट्रोक। क्या है, बैक स्ट्रोक। तैराकी में वह स्ट्रोक जो बाहर से पूल में गोता लगाकर शुरू नहीं होता वह बैक स्ट्रोक है। क्या है, बैक स्ट्रोक। दिया गया दंड आरेख ए बी सी डी और ई 5 संगठनों में पुरुषों और महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। संगठन सी, डी और ई में कार्यरत पुरुषों की कुल संख्या और संगठन ए, बी, सी में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या के बीच का अनुपात जो है वो क्या है, ये बताना है। तो 90 नंबर के प्रश्न को सिर्फ कैलकुलेशन करना होगा। 325 + 275 + 150 आ जाएगा कितना, 750 आ जाएगा। इतना बटा जो हो जाएगा वो 300 + 275 + 250 ये बराबर आता है 825। यानी हो जाएगा कितना, 10:11। क्या है, 10:11। 750 बटा 885 10:11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 नंबर का बी हो जाएगा। किसी त्रिभुज के कोणों का माप 8x - 15 डिग्री, 6x - 11 डिग्री और 4x - 10 डिग्री है, तो x का मान क्या हो जाएगा। तो त्रिभुज के कोणों का माप जो होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 8x, तीनों कोणों का, तो 8x - 15 डिग्री प्लस 6x - 11 डिग्री प्लस 4x - 10 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 180। ये हो जाएगा
18x माइनस 36 डिग्री बराबर हो जाएगा 180। तो 18x बराबर हो जाएगा 216 डिग्री, x बराबर हो जाएगा 216 बटा 18 बराबर 12। आंसर हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। निम्नलिखित बार ग्राफ को व्यवसायिक फर्म के 5 वर्षों की आय और व्यय को दर्शाता है। लाभ बराबर होता है आय माइनस व्यय। अब कह रहा है कि कंपनी को किस वर्ष में न्यूनतम लाभ प्राप्त हुई, न्यूनतम लाभ। तो अगर 2016 की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 54 माइनस 51 बराबर 3 लाख। 2017 की बात करते हैं तो 64 माइनस 60 हो जाएगा 4 लाख। 2018 की तो वो हो जाता है 80 माइनस 75 बराबर 5। 2019 के 82 माइनस 80 बराबर 2 लाख। और 2020 में हो जाएगा 93 माइनस 87 बराबर 6 लाख। तथा स्पष्ट है कि वर्ष 2019 में न्यूनतम लाभ प्राप्त हुआ है जो कि 2 लाख का। तो आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा क्या है, बी। अगला प्रश्न है, यदि 4 गुना 17 के क्यूब माइनस 7 क्यूब बटा 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस पी बराबर 40 है तो पी का मान क्या होगा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ये एक क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूला पर है तो क्या हो जाएगा 4 इंटू क्या होगा ए माइनस बी हो जाएगा, यानी 17 माइनस 7 हो जाएगा, इंटू ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी बराबर होगा 40, इधर चलेगा 40 इंटू 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस पी। तो ये भी 40 हो गया, ये भी 40 हो गया। 17 स्क्वायर 17 स्क्वायर 7 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो पी बराबर जो हमारे पास आ गया वो 17 गुना 7 आ गया। 17 49 के 9 बाकी 4 7 4 11 119। आंसर जो हमारा हो जाएगा सी 119। 4567 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 7 से विभाज्य हो। योगफल जो है वो 7 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले 7 से क्या कीजिए, इसे विभाज्य कीजिए किसमें, 45 6 7 में। तो यहाँ हो जाएगा 6 बार 42 हो गया, 3 6 7 5 35, ये कट गया 1 और 7 आ जाएगा तो होगा 7 दूनी 14 15 16 17 3 बच जाता है। अगर 3 घटा देंगे उस संख्या में से तो हमारा क्या है, करा योगफल 7 से विभाज्य कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो 3 तो है, अगर 4 और जोड़ते हैं तो 7 आ जाएगा जो इससे विभाजित हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि 21 चॉकलेट जो है 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से में कितने चॉकलेट हो गए। तो 5 2 7 हो जाएगा, 21 से 7 से भागा देंगे 3 हो जाएगा, छोटे में होगा 6 चॉकलेट आएगा, क्या है 6। 95 के जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए 96 नंबर प्रश्न है कि सोहेल ने 2250 से एक कारोबार आरंभ किया जबकि त्रिशला ने 3 मास के बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 12 मास के अंत में सोहेल के निवेश से सोहेल और त्रिशला के लाभ 25:24 के अनुपात में बांटा है तो त्रिशला ने कितना निवेश किया था। माना कि त्रिशला ने निवेश किया x, लाभ बराबर जो होगा वो होगा पूंजी गुना समय है, पूंजी गुना समय, यानी 2250 गुना 12, 2250 गुना 12 अनुपात हो जाएगा, ये 9 महीना किया और 100 रुपया किया, वो 12 महीना किया था, ये 9 महीना किया। तो इतना बराबर जो हो जाता है वो 25:24 हो जाता है, यानी 25 गुना 120 x बराबर हो जाएगा 25/24, क्या है 25/24। 120 बटा x बराबर 1/24, तो x बराबर आ जाएगा 120 गुना 24 यानी 2880 आ जाएगा, क्या है 2880। कितना आंसर आ गया, कितना आ गया इसका, तो इसका आंसर आ गया 2880, क्या है 2880। 96 का जो है वो सी हो जाएगा। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य जो है वो कितना है। तो माना कि लागत मूल्य जो है वो x है। अब x गुना 115/100 अब माइनस होगा 91x, कितना है 9% की हानि, तो 91x/100 बराबर कितना हो जा रहा है 768 हो रहा है। तो ये हो गया 115x माइनस 91x बराबर 76800 हो जाएगा। 24x बराबर होगा 76800, x बराबर आ जाएगा 3200, क्या है 3200। आंसर हमारा हो जाएगा सी। सुमेलित करना है, क्या है इधर जो है सुमेलित, लाइपेज जो है वो क्या है
वसा विघटक एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। एमाइलेज क्या करता है? तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और इरेप्सिन जो है पॉलीपेप्टाइडों को अमीनो अम्ल में बदलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या होगा? डी हो जाएगा, आंसर डी। अधोलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाले रोग सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर जो हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, अस्थिरुग्णता, नियोसिन, पिलाग्रा या चर्मदा, कोबालामिन, संघातिक रक्तअल्पता सही है, राइबोफ्लेविन, बेरी ये जो है वो गलत है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा डी। राइबोफ्लेविन से जो होता है वो कौन सा रोग होता है? तो किलोसिस होता है। क्या है? किलोसिस होता है। कौन सा रोग होता है? किलोसिस होता है। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी का खोज किया था। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। रॉबर्ट कोच ने ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन की खोज की थी जो ट्यूबरकुलिन था। ये था टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस सेट एनटीपीसी स्टेज 1 का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।